सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, लगातार छठा सेशन जब बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल एड्रेस करेंगे अभी सबसे बड़ी खबर कि देखिए संसद में जल्द नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश हो सकता है। और नए इनकम टैक्स बिल क्या हो सकती है, बड़ी बातें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, बताइए क्या है अपडेट्स। देखिए, यहाँ जो संसद में नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है उसको लेकर जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस नए इनकम टैक्स बिल का नाम रखा जा रहा है इनकम टैक्स बिल 2025। ये नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसमें जो मैं ये सबसे बड़ी बातें बताऊं, इससे पहले कुछ अफवाहों को खंडन कर दूं। मैं अफवाहों का मतलब कि पिछले कुछ मिनटों से लगातार इस बात की चर्चा लोग कर रहे हैं कि इस बिल में शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को घटा दिया गया है, शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा कहीं कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो टेन्योर है वो पिछली बार की तरह 12 महीने ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके लिए आप सेक्शन 101B 101B को पढ़िए, उसमें साफ तौर से लिखा गया है इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 12 महीने का होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये 20% ही रहेगा। 15% की चर्चा कई लोग कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। दो अफवाहों का बिल्कुल खंडन कर दूं मैं। दूसरी बात, ये जो बिल में इसमें सबसे खास बात यह है कि असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 3 अलग अलग साल होते थे, बड़ा भारी कंफ्यूजन होता था। उस सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए उसकी जगह सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नाम है टैक्स ईयर। आपको बता दें कि आवाज के दर्शकों को सबसे पहले यह चीज हमने बताई थी कि टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और इनकम टैक्स बिल में इस बात का प्रावधान किया गया है चैप्टर 1 के सेक्शन 3 में कि टैक्स ईयर कहलाएगा और टैक्स ईयर की पूरी डेफिनेशन दी गई है। यानी अब असेसमेंट ईयर नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, टैक्स ईयर होगा इनकम टैक्स की भाषा में। नया इनकम टैक्स बिल कुल करीब 600 पन्ने का होगा। इसमें 23 चैप्टर होंगे, कुल 16 शेड्यूल होंगे, कुल 536 क्लॉज होंगे। 536 क्लॉज का मतलब ये होता है क्योंकि जब तक बिल पारित नहीं होता है तो सेक्शन को क्लॉज कहते हैं। तो ये 536 क्लॉज होंगे, जबकि पहले ये पुराने इनकम टैक्स बिल में एक्ट में 298 सेक्शन होते थे, यानी 298 की जगह 536 हो गए। क्योंकि आसान भाषा में लिखना था, इस वजह से कई सारे इसमें बढ़ोतरी किए गए हैं क्लॉज में। तो इस तरह की कई बड़ी बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और ये इनकम टैक्स बिल भारत के इतिहास का छठा इनकम टैक्स बिल होगा और अभी जो होगा वो 1961 के एक्ट को रिप्लेस करेगा। लक्ष्मण जी, आपने ये कैपिटल गेन्स पर इसका जिक्र किया, इस पर और थोड़ा प्रकाश डालिए। दर्शकों के लिए कितने जरूरी है ये बताइए हमें। देखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स बेसिकली ये था कि इसमें जो प्रावधान किया गया था उस प्रावधान में बदलाव की बातें की जा रही थी। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट को जो पढ़ेंगे, नया जो बिल है उस बिल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि जो है वो 24 महीने होगी। उस 24 महीने की अवधि को जो है लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे थे। वो सेक्शन 101 के ए में लिखा गया था, उसको गलत तरीके से लोग पढ़ रहे थे। जबकि ऐसा था कि उसी सेक्शन में सेक्शन 101 के 20 सेक्शन में जाएंगे तो जहां पे लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में 24 मंथ्स की जगह 12 मंथ्स को पहले ही सब्स्टिट्यूट किया जा चुका है, यानी 24 महीने की जगह 12 महीने किया जा चुका है, वही यहां पे लागू होगा। तो ये बता दूं कि यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर के जो 24 महीने के बाद जो लोग सेक्शन 101A से पढ़ रहे थे, उस सेक्शन 101A जो सब क्लॉज है उसको आप देखिए, उसके ठीक नीचे जाइए जिसमें सेक्शन 101B है। उस बी में साफ तौर से लिखा गया है, 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है और इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और जीरो कूपन बॉन्ड्स है। इन चारों कैटेगरी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 12 मंथ माना जाएगा, 12 महीने माना जाएगा, 24 महीने नहीं माना जाएगा। ये साफ तौर से यहां लिखा गया है, इसलिए आप किसी भी ऐसे व्हाट्सएप मैसेज पर ध्यान ना दें। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ जो पहले की दरें थे 20% वही यहां पर रहेंगी। कई लोग इस एक्ट जो प्रावधान है उसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे थे कि 15% होगा,
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और बिल्कुल साफ कर दूं कि ये अभी बिल है, इस बिल को इस हफ्ते या अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। पेश करने के साथ ही इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में लोग सलाह मशविरा करेंगे और इसमें कई सारे बदलाव भी हो सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश आने के बाद जो बदलाव किया जाएगा, उस बदलाव के आधार पर फिर इस बिल को संसद में रखा जाएगा। तो इसमें से कई सारी चीजें बदल भी सकती हैं, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जी लक्ष्मण जी, लेकिन आपने एक और चीज मेंशन की कि इस नए बिल में टैक्स असेसमेंट ईयर जैसी कोई चीज नहीं है। टैक्स पेयर के लिए कितनी बड़ी राहत है ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इस बिल का मुख्य मकसद यही था कि इनकम टैक्स के कानूनों को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जाए। तो कई बार एक आम टैक्स पेयर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाता था तो असेसमेंट ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर चुन लेता था, फाइनेंशियल की जगह कई बार प्रीवियस ईयर चुन लेता था। तो अब न तो प्रीवियस ईयर होगा, न तो फाइनेंशियल ईयर होगा, न तो असेसमेंट ईयर होगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही साल कहलाएगा, वो होगा टैक्स ईयर। यानी जिस साल में आपकी आमदनी हुई है, टैक्स की देनदारी बनती है, उस पूरे 12 महीने को जो है वो टैक्स ईयर कहलाएगा। तो अब कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। ये इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है और खास तौर से जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक राहत है। इसी तरीके से कई सारे एसएससी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं के बराबर किया गया है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन होता था। सीधा टैक्स पेयर होता तो टैक्स चुकाते हैं जिनका असेसमेंट किया जाता है। तो इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, अब उसका कोई रिलेवेंस, प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। उन सारे शब्दों को यहाँ पे हटाया गया है, हटा करके उसको आसान भाषा में लिखा गया है, अलग अलग टेबल के जरिए लिखा गया है। तो ये पूरा जो बदलाव किया गया इस इनकम टैक्स एक्ट का, तो समझिए मोटे तौर पे कि ये दरअसल जो जटिलताएं थी उसको दूर करने के लिए किया गया है। और फिर से साफ कर दूं कि टैक्स की दरों में, टैक्स के अमाउंट में, टैक्स की अवधि में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है जो सीधे तौर पर अभी टैक्स की देनदारी पर असर डालता हो। तो और आसान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कयाल जी, फिरल छेड़ा जी और ब्रजेश एल जी, जो हमारे साथ इस पूरे हफ्ते बने रहे। और 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता कौन रहते हैं। लेकिन फिलहाल आप सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग आप तीनों को ही। एक बार रिटर्न कार्ड पे नजर डालते हैं कौन से खिलाड़ी अभी फिलहाल लीड ले रहे हैं, उसके बाद हम पिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पर देखिए आशीष कयाल जी लीड लेते हुए, इनका पोर्टफोलियो 7.5% के करीब रिटर्न दे रहा है। विरल छेड़ा जी और ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो फिलहाल अभी नेगेटिव साइड पर, और विरल जी का पोर्टफोलियो 3.5% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, ब्रजेश जी का भी लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ पोर्टफोलियो। चलिए आशीष जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, कहाँ पे वो एग्जिट लेके चल रहे हैं। नायका उन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई थी, वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी, जिस तरीके से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन है ये, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? देखिए श्रेया, जो ओवरऑल ट्रेंड बाजार का है वो अभी भी सेल ऑन राइज पे। यहाँ पर शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है, तो गुंजाइश है यहाँ से कुछ शॉर्ट टर्म पुलबैक आ सकता है। और ऊपर में निफ्टी का अगर बात करें तो जो लेवल्स बहुत मेजर हर्डल है वो है 23,100, उसे पार करना इंपॉर्टेंट होगा कोई भी स्टेबिलिटी के लिए। और नीचे जो सपोर्ट है 22,800, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रेंज बाउंड मूव हो सकता है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चला जा सकता है। यहाँ से गुंजाइश है कि एक पुल बैक देखा जाए और उसी में जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स है वहां पर एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, आज की जो पिक होगी मेरी वो होगी एलगी इक्विपमेंट में। यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, और यहाँ से गुंजाइश है कि एक ऊपर की ओर करीबन 610 के लेवल्स तक ही जा सकता है। तो पहली पिक बाय साइड पे है एलगी इक्विपमेंट्स, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 540 का है, टारगेट 610 का है। एलगी इक्विपमेंट देखिए, इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज के सत्र में करीब 4% के करीब तेज होता हुआ, तो ये बाई साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आते हुए 610 का टारगेट मेंटेन करिए। स्टॉप लॉस देखिए 540 का लगाकर फिलहाल चलना है। अब विरल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, वहां पे क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, विरल जी ने क्या कुछ एक्शन लिया है अपने पोर्टफोलियो में, तो कॉनकॉर और इसके अलावा आप देखें तो एस्ट्रल, दोनों ही सेल साइड की ट्रेड थी, दोनों से ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। विरल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? या गुड मॉर्निंग। अगर मेरे पिक में आज फर्स्ट कॉल मेरा एसआरएफ पे रहेगा। देखेंगे तो हमें ऊपर से अच्छी सी गिरावट देखने मिली है। आज नीचे में उसने 20 DMA का सपोर्ट लिया और वहां से पुल बैक भी हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं।
तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 2750 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 3000 के रहेंगे। ठीक है एसआरएफ देखिए केमिकल पैक का ये स्टॉक, इसमें तेजी देखने को मिल रही है। बाई साइड की ट्रेड फिलहाल ये आती हुई विरल जी की तरफ से 3000 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें 2750 का स्टॉप लॉस। अब रखते हैं ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो अपने स्क्रीन पर, और ब्रजेश जी ने क्या एक्शन लिया है अपने पोर्टफोलियो में। ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर, ये तीनों बाई साइड की ट्रेड थी, तीनों में ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ब्रजेश जी आपका पिक। मैडम काफी डिफिकल्ट मार्केट है। जिस हिसाब से हम ये देख तो रहे थे कि यहाँ पे सेलिंग आएगी मार्केट में, बट देन सेलिंग में ओवरसोल्ड होने की वजह से हम ये जज नहीं कर पा रहे कि क्लियरली कि कैसे मोमेंटम को पकड़े। और हमारा इंटेंशन यही रहता है कि जब हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि उसमें क्लाइंट्स को प्रॉफिट होना चाहिए, लाइक वो मोमेंटम हम उनको एनकैश होना चाहिए, ये हमारा एक बेसिक एम होता है। वो एम के नजरिए से हम कॉल देते हैं। तो अभी एक जो स्टॉक जिसमें मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन के बाद जो एक स्ट्रेंथ ले सकता है वो एंजल वन है। एंजल वन का लास्ट 4 दिन के करेक्शन के बाद सपोर्ट पे ट्रेड करे, तो मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस में एंजल वन को हम बाय कर सकते हैं। आज का जो डेज लो है उसके नीचे हम एक 5 रुपए ज्यादा और नीचे पकड़ेंगे। 2190 का स्टॉप लॉस है, हम इसको लॉन्ग करेंगे और ये हो सकता है कि 2500 के लेवल पर फिर से बाउंस देखने को मिल सकता है। तो 2500 का टारगेट लेके चलेंगे और 2190 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। बिल्कुल, मार्केट टफ और हमारे खिलाड़ी इस टफ मार्केट में भी आपको कमाई कराने का मौका दे रहे हैं। एंजल वन बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आई है। ब्रजेश जी की तरफ से टारगेट देखिएगा 2500 का रखा हुआ है, स्टॉप लॉस 2190 का फिलहाल लगाकर चलें। ब्रजेश जी लगे हाथ दूसरा कोई स्टॉक या फिर वेट? या थोड़ा वेट करूंगा मैडम। बिल्कुल, मार्केट में देखिए जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, वेट कर रहे हैं फिलहाल ब्रजेश जी। विरल जी आप बताइए, आप सुझा रहे हैं दूसरा पिक? मेरी सेकंड पिक ट्रेंड पे रहेगी। देखेंगे तो उसमें भी हमें गिरावट देखने मिली है और कल का जो लोस था उसके ऊपर अभी वहां पे सपोर्ट्स लेके कल के हाईस के ऊपर भी ट्रेड करा है। वॉल्यूम्स भी थोड़े अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है ऐसे पुल बैक हमें देखने अच्छा खासा मिल सकता है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 5100 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 5600 के रहेंगे। ट्रेंड देखिए टॉप गेनर्स में शामिल है। हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली थी इसमें, लेकिन आज तेज़ी के साथ ये कारोबार करता हुआ। टारगेट देखिए 5600 का रखें आप, स्टॉप लॉस 5100 का लगाकर चले। बाई साइड की दूसरी भी पिक विरल जी की तरफ से आती हुई। आशीष जी आप बताइए, आप क्या ले रहे हैं? बाई साइड के साथ कंटिन्यू करेंगे या सेल साइड चुनेंगे? नहीं, फिलहाल मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर क्या रुझान निकल कर आता है वो देखेंगे कि नीचे में सपोर्ट इंटैक्ट रहता है नेक्स्ट सेकंड हाफ के लिए या ब्रेक हो जाता है। उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि सेकंड ट्रेड क्या होगा। बिल्कुल, उतार चढ़ाव बाजार में लगातार बना हुआ है और कभी लगता है कि एक निचले स्तरों से रिकवरी दिखाएगा निफ्टी, फिर उसी लेवल पे आता हुआ। तो फिलहाल रिकवरी तो मिली है देखने को डे लो से, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पे इशारा रहेगा, नजर रहेगी क्या कुछ वहां पे एक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज़। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि रुपए में गिरावट के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य महंगाई दर में नरमी आ रही है, बजट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए कदम उठाए गए हैं। महंगाई को मैनेज करना सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सुनिए। Particularly food inflation appears to be moderating. Sir, the union budget for 25-26 has sought to address these immediate challenges facing the domestic economy in the global context. It also rolls out futuristic path for transforming India into Vikasit Bharat. There's also some potential safe haven buying at this point into dollar assets. So given all that, I wouldn't be overly worried, unquote. So he says about the Indian rupees VIX and he is not worried. Whereas our people here more worried about rupee depreciating. When I said the dollar is appreciating and the rupee is remaining stable, they said, oh, what? This is no explanation. Now when Raghuram Rajan says it, they don't want to hear it.
तो आपने सुना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए अब शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं और फटाफट से नजर डालते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो पे। शुरुआत करते हैं आशीष जी के पोर्टफोलियो के साथ। देखिए इन्होंने एलगी इक्विपमेंट सुझाई, बाई साइड की ट्रेड टारगेट देखिए 610 का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस 540 का लगाकर चलना है। ब्रिजेश विरल जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालते हैं। अच्छा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 2.25% के करीब ये स्टॉक तेज होता हुआ यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है। अब विरल जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। SRF और ट्रेंड इन्होंने दोनों बाई साइड की ट्रेड सुझाई है। SRF में टारगेट आपको 3000 लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस 2750 का। ट्रेंड देखिए टारगेट 5600 को लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस 5100 का मेंटेन करना है। क्या स्थिति तेजी या मंदी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? तो SRF और ट्रेंड दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है, 0.5% के करीब यहाँ पे। अब चलते हैं ब्रिजेश जी की पोर्टफोलियो की तरफ। यहाँ पे क्या एक्शन? एंजल 1 इन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई, 2500 का टारगेट लगाकर चले, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2190। क्या स्थिति तेजी या मंदी एंजल 1 में फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? तो ये देखिए यहाँ पे 1% के करीब ये रिटर्न देता हुआ एंजल 1। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी हमारे आगे हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए आशीष कयाल जी भी लगभग इनका पोर्टफोलियो 9.25% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ, वहीं विरल जी और ब्रजेश जी अभी डाउन साइड पर ट्रेड कर इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है और विरल जी का पोर्टफोलियो फिलहाल 2.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो भी 5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेकर आएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सीधे मुलाकात होगी कमाई के अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।